गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेस्पिरेशन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले में अगर कोई डाउट हो तो आप लिख लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बॉडी, सेल और एनवायरनमेंट के बीच में। जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहला है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, और दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब गैसेस का लंग्स के अंदर आदान प्रदान। उसके बाद में देखिए ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स से एयर का अंदर आना और एयर का बाहर जाना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग, जिसको हम बोलते हैं सांस लेना। ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग की वजह से ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है। एलिमिनेट का मतलब होता है बाहर निकलना। अब फिर मसल्स ऑफ ब्रीदिंग देखिए। मसल्स ऑफ ब्रीदिंग कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी मांसपेशियां हैं जो सांस लेने में हेल्प करती है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है? पहली है इंटरकोस्टल मसल और दूसरी है डायफ्राम। इंटरकोस्टल, इंटर का मतलब होता है बीच में और कोस्टल का मतलब होता है रिब्स। तो दो रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती है वो क्या कहलाती है? इंटरकोस्टल मसल कहलाती है। आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ मैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम देखिए, ये दो रिब्स हैं और इन दोनों रिब्स के बीच में ये जो मसल्स हैं वो क्या कहलाती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहलाती है। अब देखिए ये इंटरकोस्टल मसल्स भी दो हैं। एक परत उतार कर दिखाया गया है इस डायग्राम में। जो बाहर की तरफ पाई जाती है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहलाती है और जो अंदर की तरफ पाई जाती है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहलाती है। ठीक है, तो दो रिब्स के बीच में जो मसल होती है वो कहलाती है इंटरकोस्टल मसल। और डायफ्राम आप सभी को पता ही है। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। डायफ्राम अभी अपन अलग से पढ़ेंगे। पहले देखो इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं 11 होती हैं, 11 जोड़ी होते हैं। 11 जोड़ी का मतलब, क्योंकि 12 रिब्स होती हैं, 12 पसलियाँ होती हैं, तो 12 पसलियों के बीच में स्पेस कितने होंगे? 11। तो 11 जोड़ी इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं। ये दो परतों में, 2 लेयर्स में पाई जाती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल, जो मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर दिखाया। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल देखो। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। ये रिब्स को ऊपर की तरफ उठाने का काम करती हैं और चेस्ट कैविटी के चेस्ट कैविटी का जो डायामीटर है उसको बढ़ाती है। यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है? हमारी चेस्ट फूलती है, क्योंकि जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो खींचती हैं बाहर की तरफ, स्ट्रेच होती हैं, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का डायामीटर, चेस्ट कैविटी का व्यास जो है बढ़ जाता है और हम सांस अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से सांस जो है, एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है। दूसरी है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सेलेशन, एक्सेलेशन का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है। जैसे ही सांस बाहर छोड़ते हैं, हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका डायामीटर फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा जब भी हम कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, कोई सांस की एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे भी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है। उसके बाद में देखिए दूसरी जो मांसपेशी है वो क्या है? डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है? एक डोम शेप्ड, डोम शेप का मतलब इस तरीके से, ये जो शेप है वो क्या कहलाती है? डोम शेप कहलाती है। डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। मस्कुलर का मतलब मांसपेशियों से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट रखने का काम करती है। सेपरेट का मतलब होता है पृथक करना, अलग करना। डायफ्राम जो है, डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई है वो कौन सी नर्व करती है? फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक जो है डायफ्राम का ही दूसरा नाम है, तो फ्रेनिक नर्व जो है वो डायफ्राम को सप्लाई करती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जब दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जब साथ में सिकुड़ते हैं, तो थोरेसिक कैविटी का डायामीटर बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का डायामीटर एनलार्ज हो जाता है। एनलार्ज का मतलब बढ़ना।
एनलार्ज हो जाता है। और ये डायमीटर देखो साइड टू साइड भी बढ़ता है और बैक टू फ्रंट भी बढ़ता है। बैक टू फ्रंट का मतलब आगे से पीछे की तरफ भी चेस्ट फूलती है और दोनों साइड में रिब्स की तरफ भी चेस्ट फूलती है और ऊपर से नीचे की तरफ भी चेस्ट फूलती है। चेस्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है और एयर जो है वो अंदर चली जाती है। तो ब्रीदिंग जब भी हम ब्रीदिंग इन करते हैं, ब्रीदिंग इन का मतलब जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों की वजह से हम सांस अंदर ले पाते हैं। उसके बाद में देखो साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। साइकिल ऑफ ब्रीदिंग का मतलब कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते और छोड़ते हैं। तो एक जो एवरेज रेस्पिरेशन है, एक नॉर्मल पर्सन, एक हेल्दी पर्सन में जो एवरेज रेस्पिरेशन है वो कितना होता है, 12 से 15 बीट, 12 से 15 रेस्पिरेशन पर मिनट। कितना होता है, 12 से 15 रेस्पिरेशन पर मिनट। ईच ब्रीथ कंसिस्ट ऑफ 3 फेज। जो भी हम एक सांस लेते हैं यानी कि सांस अंदर ली और सांस बाहर छोड़ी, इसको मिलाकर एक सांस बोलते हैं, एक ब्रीथ कहलाती है। इसके 3 फेज़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला सांस अंदर लेना, दूसरा सांस अंदर लेना, दूसरा सांस छोड़ना और तीसरा होता है पॉज, एक छोटा सा अल्प विराम होता है। अब देखो इंस्पिरेशन में बता चुकी हूँ, सांस अंदर लेना। सांस अंदर लेने का मतलब है कि जब हम एयर अंदर की तरफ खींचते हैं, दिस एक्सपेंड्स द लंग्स प्रेशर। देखो जब भी सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो लंग्स नाक के द्वारा, नोज़ के द्वारा एयर को अंदर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ का मतलब खींचना, एयर को अंदर की तरफ खींचते हैं लंग्स की तरफ, जिससे लंग्स के अंदर का यानी कि एल्वियोलाई के अंदर का और बाहर के वातावरण का जो एयर का प्रेशर है वो बराबर हो जाता है, इक्वलाइज हो जाता है। देखो वैक्यूम सब जानते हो, वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? एयर को अंदर खींचता है, एयर को अंदर खींचता है, एयर के साथ गंदगी भी अंदर खींचता है। वैसे ही यहाँ पर इंस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे ही लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से वो बाहर की हवा को नाक के द्वारा अंदर खींचता है, जिससे बाहर और अंदर, बाहर मतलब एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण और अंदर मतलब एल्वियोलाई के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बराबर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन बोलते हैं। इंस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग इन। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब इसके अंदर हमारे शरीर की ऊर्जा खर्च होती है, जिसके लिए ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि यहाँ पर मांसपेशियाँ क्या हो रही हैं? सिकुड़ रही हैं। मांसपेशियाँ जब भी सिकुड़ेंगी तो एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए ये क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रेशर जो है वो थोरेसिक कैविटी में बनता है। जो प्रेशर बनता है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर। तो थोरेसिक कैविटी में नेगेटिव प्रेशर बनने की वजह से जो हार्ट और लंग्स एक पंप की तरह काम करते हैं और एयर को अंदर की तरफ खींचते हैं। दूसरी तरफ हार्ट जो है वो वीनस ब्लड को वापस लंग्स की तरफ भेज देता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ प्योर करने के लिए भेज देता है। एट रेस्ट इंस्पिरेशन लास्ट अबाउट 2 सेकेंड। एयर अंदर लेने में कितने सेकेंड का टाइम लगता है? 2 सेकेंड का टाइम लगता है। दूसरी फेज़ है एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। इस प्रोसेस, ये एक पैसिव मूवमेंट है। पैसिव मूवमेंट के अंदर हमें सांस लेने में एनर्जी खर्च करनी है, लेकिन सांस छोड़ने में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी है। इसके अंदर एनर्जी नहीं चाहिए। रेस्ट के टाइम में एक्सपीरेशन जो है वो कितने सेकंड लेता है? 3 सेकंड। रेस्ट का मतलब हम आराम से कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो सांस अंदर लेने में 2 सेकंड का टाइम लगता है और सांस बाहर छोड़ने में 3 सेकंड का टाइम लगता है। और एक्सपीरेशन जैसे ही ख़त्म होता है एक छोटा सा पॉज आता है जिसका हमें पता भी नहीं चलता या हमें फील नहीं होता, और फिर से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है, यानी कि फिर से हम एयर को अंदर लेने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। उसके बाद में देखो फिजियोलॉजिकल वेरिएबल, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ब्रीदिंग को अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। पहली है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब लंग्स के अंदर जितनी फैलने की क्षमता होगी उतना ज़्यादा ब्रीदिंग अच्छी होगी। दूसरा है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है लंग्स की स्ट्रेच होने की
क्षमता, स्ट्रेच का मतलब लंग्स में किस लेवल तक खिंचाव आ सकता है, ठीक है। या हम कितने एफ़र्ट्स लगा सकते हैं, एफ़र्ट्स का मतलब हम कितनी कोशिश कर सकते हैं एयर अंदर खींचने की, एल्वियोलाई के अंदर एयर खींचने की कितनी कोशिश कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कंप्लायंस कहलाता है। इसके अलावा जो हेल्दी लंग्स हैं वो बहुत अच्छी कंप्लायंट होते हैं। कंप्लायंट का मतलब जो हेल्दी लंग्स हैं वो कोशिश करने पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एयर अंदर खींच सकते हैं। और इन्फ्लेट का मतलब वापस जब एयर बाहर छोड़ेंगे तो लंग्स को अपनी नॉर्मल साइज़ में भी फिर से लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा है एयरवे रेजिस्टेंस। एयरवे रेजिस्टेंस का मतलब है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि अगर किसी की जो ब्रोंकियोल्स है उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब जो ब्रोंकियल्स है वो सिकुड़े हुए हैं, तो एक पर्सन को सांस लेने में ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, उसको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और एयर को बाहर छोड़ने में भी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी।